उस वक्त कुछ मित्रों को यह मालूम नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर सूबे में कांग्रेस पार्टी नहीं होती थी। यह 1966 में बनी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व एक ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से काम करता था। और एलियनेशन का बीज बोओगे और मासूम कश्मीर का नागरिक कहेगा कि मुझे इस मुल्क से, आजाद हिंदुस्तान से लोकतंत्र भी नहीं मिल सकता, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं मिल सकता। मैं ये ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इस चर्चा में इंटरवीन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब आजाद साहब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या केवल पिछले 4.5 साल में पैदा हुई हो और बहुत स्वर्णीय इतिहास 1947 से लेकर 2014 तक रहा हो, और इतिहास के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो उन्होंने आज जो पुनर्लेखन किया उस इतिहास का, जिसको भूलने का और मिटाने का प्रयास किया, कई स्थानों पर तो उसको रीराइट करने का भी प्रयास कर डाला। एक कठिन सिचुएशन थी आरंभ में, लेकिन यह एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसका 1/3 हिस्सा हमारे दुश्मनों के पास है। और अगर उस पूरे इतिहास को आप पढ़ें, और आप तो उस सूबे के हैं इसलिए जानते होंगे कि अगर इस देश की सॉवरेनिटी कभी चैलेंज हुई तो एकमात्र जम्मू कश्मीर ने खोया। वहां फौज भेजने में देरी करना, वहां यूनिलैटरल सीज फायर कर देना, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो उस वक्त थे उनको भी बाद में पता चलना, रेडियो पे घोषणा पहले हो जाना, और उस वक्त होना जबकि हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और बारामुल्ला के आगे जाकर जो रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी। यह इतिहास तब शुरू हुआ था। अब उसकी जिम्मेवारी भी आप राजनाथ सिंह जी पे डालेंगे तो यह तो इतिहास का मजाक बनाना होगा। जब संविधान बना, और एक मौलिक विचार में आपके और हमारे मतभेद है, लेकिन कभी भी मैं आज उस चर्चा में ज्यादा नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल 2 विषय कहूंगा कि जो अलग अस्तित्व की कल्पना थी उसकी यात्रा पिछले 70 साल में, और अब तो 71 साल पूरे हो गए, अधिक विलय की तरफ हुई या अलग अस्तित्व से लेकर अलगाववाद की तरफ हुई। कभी ना कभी इतिहास इसके ऊपर बहुत कठोर टिप्पणी करेगा जिन लोगों ने उस कल्पना का निर्माण किया था। और आपने ऐतिहासिक दृष्टि से, उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त के नेतृत्व ने एक जो आकलन किया वो गलत था। यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और 1952 और 53 में एक स्थिति आ गई कि जिस एक टोकरी में सारे अंडे आपने डाले थे वही आपके सामने से कोई उठा के ले जाने लग पड़ा था, और फिर आपको अपनी लाइन रिवर्स करनी पड़ी। जो सारा मिडनाइट ऑपरेशन हुआ, शेख साहब को गिरफ्तार किया, और कांग्रेस पार्टी ही उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। उस वक्त कुछ मित्रों को यह मालूम नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर सूबे में कांग्रेस पार्टी नहीं होती थी। यह 1966 में बनी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व एक ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से काम करता था, और यह स्वयं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग जेल में चले गए शेख साहब के नेतृत्व में। जो बाहर थे उन्होंने प्लेबिसाइड फ्रंट बना लिया, और प्लेबिसाइड फ्रंट इसलिए बनाया कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, आपके नेताओं ने पूरे विश्व के सामने वो आश्वासन दे दिया, और वो आश्वासन आपके द्वारा दिया हुआ गलत,
उसकी कीमत इस देश को कितने दशकों तक अदा करनी पड़ी। इट हंग अराउंड आवर नेक लाइक एन एल्बर्ट्रॉस। ये आपका दृष्टिकोण था। आप सत्ता में तो आ गए और उस इतिहास को भूल गए कि सत्ता में चले कैसे आप। ईमानदारी से आकलन कर लीजिए आजाद साहब, और इसके ऊपर तो पुस्तकें और इतिहास लिखा गया है कि 1957, 1962 और 1967 का जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे होता था। जो कश्मीर घाटी में, और हमारे सदन में माननीय पीडीपी के कुछ सदस्य हैं, वो सब इस इतिहास की पुष्टि करेंगे कि जो प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल था दूसरा, उसके नेता तो जेल में थे, कस्टडी में थे। कांग्रेस का बहुत वहां सपोर्ट नहीं था। जो था जम्मू में था। हम तो बहुत छोटे थे, जम्मू में थे, प्रजा परिषद के रूप में काम करते थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में। उस इतिहास में तो हमारा कोई रोल नहीं था। केवल दो रोल थे कि जब सीमा पार से आक्रमण हो रहा था अक्टूबर 1947 में, तो उसके बचाव में प्रजा परिषद के लोग पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रेरणा पे वहां गए थे देश को बचाने के लिए। और जो बैरियर्स आपने खड़े कर दिए थे 1950 से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहीदी दी थी उनको हटाने के लिए। उसके अलावा प्लीज सर रखिए, आप धैर्य से सुने प्लीज। नहीं ये गलत है, नहीं गलत। प्लीज आप शांत रहे। आप प्लीज आप सब क्या कर। आनंद साहब, इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। प्लीज आप नहीं प्लीज आनंद जी आप बैठे, आप कोई। I have not said so. We have not said so about any prime minister or a former prime minister who gave the life for this country. But don't gloss over the sacrifices made by people. When political leaders die in custody without medical aid because some quack gives them an injection which he had a hostility to in terms of his body, I don't know what to call it. But I think let's keep that debate out because we are discussing some more serious issue. Sir, how was the 1957, 62 and 67 election conducted? वो चुनाव कैसे हुआ था? शायद इस देश के इतिहास में लोकतंत्र के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ किसी ने नहीं की जो उस वक्त के कांग्रेस के नेतृत्व ने की थी। कश्मीर घाटी में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे अब्दुल खालिक। आजाद साहब उसका नाम सुनते मुस्कुरा रहे हैं। एक कानून बना दिया कि पूरी कश्मीर वैली में सारे नॉमिनेशन केवल एक आदमी के सामने दायर होंगे। ऑल नॉमिनेशंस विल बी बिफोर वन पर्सन। जब वो लोग जाते थे नॉमिनेशन फाइल करने, उस वक्त बहुत जिले नहीं हुआ करते थे। श्रीनगर जिला ही आधे से ज्यादा कश्मीर हुआ करता था। जब लोग नामांकन भरने जाते थे तो कभी गायब हो जाता था, कुछ उसको दे नहीं पाते थे। इट हैड टू बी गिवन टू हिम इन पर्सन। वो लोग नॉमिनेशन नहीं लेते थे और जो गलती से उसको दे गया उसका वो खारिज कर देता था। कभी 22, कभी 25, कभी 27 एमएलए जहां वोट आपका था नहीं, खालिद साहब की मेहरबानी से वो निर्दलीय चुन के आ जाते थे। और इसलिए उस तरह के चुनाव से आप लोगों ने वहां हुकूमत की है। और आप कहते हो कि लोग पिछले 4.5 साल में एलियनेट हो गए। अगर लोकतंत्र के साथ इस तरह की खिलवाड़ करोगे और एलियनेशन का बीज बोओगे और मासूम कश्मीर का नागरिक कहेगा कि मुझे इस मुल्क से, आजाद हिंदुस्तान से लोकतंत्र भी नहीं मिल सकता, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं मिल सकता,
और केवल सत्ता में रहने के लिए यह राजनीति थी जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने की। और पूरे कश्मीर के अंदर मजाक चलता था कि कश्मीर में दो तरह के एमएलए हैं, एक खलक एमएलए हैं और एक जनता एमएलए हैं। एक को खलक ने चुना है, एक को जनता ने चुना है। और ऐसी सरकार कुर्बान, और उस सरकार ने इतने बेहतरीन काम किए जिसका पूरा इतिहास आप हम लोगों को बता रहे हैं। कश्मीर में लोग मानते हैं कि जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने तो 1977 का जो चुनाव हुआ कश्मीर के इतिहास में फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो था। कांग्रेस के जाने के बाद 77 वाज द फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द वैली। केवल इतना नहीं, आपने शेख साहब को सीट पर बिठाया, फिर उनको गिरफ्तार करना पड़ा, फिर उनको आपने जेल में रखा, कस्टडी में रखा। फिर 1976 में आपने उनके साथ समझौता किया और समझौता करने के कुछ महीनों के अंदर ही फिर उनसे झगड़ा शुरू हो गया। और शेख साहब के बाद जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने, यहां कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदस्य नहीं है, आप बड़ा सीधा आ गए कि हमने फारूक साहब को मुख्यमंत्री बनाया। 1984 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे, और यह नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके राजनीतिक संकेत हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे 1984 के आरंभ में श्री बीके नेहरू। बीके नेहरू कौन थे, किनसे उनका संबंध था, पूरा देश जानता है। जब बीके नेहरू साहब को कहा गया कि केंद्र की योजना बनी है कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज करना है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह इनकार कर दिया कि यू कैनॉट प्ले विथ फायर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीके नेहरू साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया और वो दिल्ली आ गए और नए गवर्नर साहब को भेज के ओवरनाइट कू में आपने श्री गुल मोहम्मद शाह की सरकार बनवा दी। आप हम पे आरोप लगा रहे हो, आप इधर उधर से एमएलए उठा रहे हो, हमने तो कोई ऐसा प्रयास किया नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, कहीं ना कहीं से एमएलए उठाए और ओवरनाइट जीएम शाह की सरकार आपने बना दी। और बाद में उनके जो बयान आते थे वो पता नहीं था कि देश के साथ भी है कि देश के साथ नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नेचर के स्टेटमेंट आते थे। और इस सारे इतिहास से जब वो एक्सपेरिमेंट नहीं चला तो फिर 86 में आपने फारूक साहब से जाकर समझौता किया और वो सरकार आपकी ऐसी चली, ऐसी बेहतरीन सरकार थी कि 1989 तक उस सरकार की वजह से उतना बड़ा एलियनेशन आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ। कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं बची थी, कोई गवर्नेंस नहीं बची थी, इस देश का कोई साइन और सिंबल नहीं बचा था। अगर स्टेट बैंक की ऑफ इंडिया की ब्रांच थी तो इंडिया शब्द के ऊपर एक चादर लटका दी जाती थी। केंद्र सरकार का कोई वहां दफ्तर नहीं अलाउ किया जाता था। और यहां तक कि 1990 के 26 जनवरी के दिन जो घटनाएं प्लान्ड थी वो सब कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड की है। ये वही पीरियड था जब मुफ्ती साहब की एक परिवार में से एक बेटी को किडनैप भी कर लिया गया था और कोई गवर्नेंस नाम की चीज राज्य में नहीं बची थी। 1989 में जब कांग्रेस पावर से बाहर गई तो कश्मीर को उस एलियनेशन की स्थिति तक छोड़ के आप लोग गए थे। खैर उसके बाद आपको भी यह समझ आई और मैं उस समझ से कोई मतभेद नहीं रखता कि जम्मू कश्मीर में वहां के क्षेत्रीय दलों का भी रोल है और जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई है वो अलगाववाद के खिलाफ है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। और वहां
वहां की मेन स्ट्रीम पार्टीज और नेशनल पार्टीज को कहीं ना कहीं एक दृष्टि से कि इस देश को में से अलगाववाद और आतंकवाद समाप्त करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ विचारों का मतभेद होते हुए भी कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट आपने भी किए हैं, आप करें बहुत अच्छा है, हम करें तो रेड रैग है। ये इसी रेड रैग की वजह से 4,500 लोग पंचायतों के चुनाव में जीत के आए हैं। एक नई फोर्स कश्मीर घाटी के अंदर इमर्ज कर रही है। और जिस प्रकार से इस परिस्थिति का वहां पर जनता के अंदर एक आज स्टोन थ्रोइंग की घटनाएं पिछले 6-6.5 महीने से कम साल से कम क्यों हो गई? और केवल इतना नहीं, ये पूरे एलियनेशन का एक इतिहास है, वो नीतियां हैं जो वहां पर बनाई। और आज देश, चाहे आपकी सरकार थी, हमारी थी, हम जूझते थे उससे मुकाबला करने के लिए। आपने जिसको गोल्डन पीरियड कह दिया, उस गोल्डन पीरियड में तो स्टोन थ्रोइंग शुरू हुई थी जब 2008 में। और स्टोन थ्रोइंग शुरू होने के पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था। कारण यह था स्टोन थ्रोइंग मूवमेंट के पीछे कि इस देश की भी आतंक और आतंकवादियों से लड़ने की क्षमता सुधर रही थी, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो। और पूरा विश्व कभी भी इस मूड में नहीं था कि हम स्वीकार करें कि कोई आतंकवाद के आधार पर कहीं विजय प्राप्त कर ले। Nobody can be allowed to enjoy the fruits of terrorism. That's the global mood today. तो आतंकवादियों में भी, हुर्रियत में भी ये सोच बदली। और वो सोच ये बदली कि किसी प्रकार से हम लोग इसको सिविल डिसोबीडियंस का रूप लें। और इसलिए 2008 में उन्होंने अपनी रणनीति बदली। और उस बदली हुई रणनीति के तहत उन्होंने मास अपसर्ज, नहीं 2010 में अमरनाथ था, 8 अच्छा, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, 8 अमरनाथ यात्रा थी, आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो 2010 में जब वो शुरू हुई तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मास डिसोबीडियंस करिए। हर व्यक्ति, स्कूल के बच्चे से लेकर कॉलेज का विद्यार्थी या कोई आम आदमी बस्ते के अंदर पत्थर लेकर जाए। कोई 5 आदमी 7 आदमी की पुलिस या सीआरपीएफ बीएसएफ की चौकी देखे तो 10,000 पत्थर उसके ऊपर बरसा दो। वो तो वेपन का काम करते हैं। और ये तब से एक नमूना इसका पैदा शुरू हो गया। 2008 का आजाद साहब ने जिक्र किया जब अमरनाथ का मूवमेंट हुआ कि इतना बड़ा तीर्थ स्थान, और विरोध यह था कि वहां पर जो यात्री जाते हैं उसकी सुविधा के लिए जमीन नहीं दी जाएगी, केवल टेम्परेरी यूज के लिए, क्योंकि वो तो केवल कुछ सप्ताह के लिए होती है यात्रा। सोच में बदलाव यहां तक था। और इससे बेहतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साहब, और अगर ब्लेम गेम में जाना है, तो मैं केवल आपको इतना कह दूं कि जब इतिहास फैसला करेगा कि कश्मीर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही था, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी। लेकिन अगर आपको स्टेट्समैन बनना है और आपकी पार्टी को बनना है, तो कम से कम भविष्य की हम लोग सोचें। और उस भविष्य की सोच में कश्मीर में जो गलतियां हुई उनसे बाहर निकलकर, उस ब्लेम गेम से बाहर निकलकर वहां अमन, चैन, विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, इसकी बात हम लोग सोचें तो शायद बेटर होगा। और केवल अगर आपका प्रयास रहेगा कि कोई ना कोई हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को व्हाइट वॉश कर दे, तो वो तो इतिहास का एक अंग बन चुकी है। इस देश का हर नागरिक जानता है, उससे मुक्ति कभी आपको मिल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।